हॉस्टल था, जो वहाँ के लोग थे उनके साथ मेरे लिए एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल हो गया था। पहले पॉपुलेशन आप लोगों की ज़्यादा थी, 22,000 थी जी। ये 3,000 पे कैसे आ गए? फिर वो आपस में बैठ के उस रिलेशनशिप को, उस शादी को एक्सेप्ट करते हैं, लड़के के माँ बाप और लड़की के रिश्तेदार। बेटा तुम क्यों बना रहे हो हमारी वीडियो? आपने हमसे पूछा है कि आप हमारी वीडियो बना रहे हो? पता है उसका जवाब क्या था? क्या था? वो कहता है कि आप लोग हमारे लिए तो आते हो फेस्टिवल बनाने, हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अगर लड़का मैरिटल रेप करे फिर? नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अलाउड। तो उनका आपस में कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं होता जब तक उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो थैंक यू सो मच गुल साहिबा। आज हमारे साथ मौजूद है सैयद गुल कैलाश और ऑल द वे फ्रॉम कैलाश। इन्होंने मुझे बहुत ट्रोल किया बिहाइंड द कैमरा। मैं ये सोच रहा था कि पॉडकास्ट जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाए ताकि ये ट्रोलिंग खत्म हो जाए। कैसी आप? मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त है। और मुझे ये बताएं कि ये जो रोड है ना कैलाश वाला, ये कब बनेगा? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि एक तो मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं दूसरी ये कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और आर्कियोलॉजिस्ट के जुरिस्डिक्शन में रोड नहीं आता। और हम सब इसी इंतज़ार में है कि कब रोड बनेगा और हम भी थोड़ा सा सुख का सांस ले लेंगे, हमारे भी रोड बन जाए ताकि हमारे जो मसले मसाइल है वो किसी हद तक हल हो जाए। तो कब बनेगा इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। गुल का ताल्लुक़ कैलाश से। कैलाश एक वैली है खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ में, चतराल में आती है, राइट? और ये सबसे आखिरी पार्ट है पाकिस्तान का, जिसके बाद अफगानिस्तान का नूरिस्तान स्टार्ट होता है, ऐसा ही है। मैं गया था तकरीबन छोटी ईद पे और बड़ा यूनिक कल्चर मैंने देखा। बड़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बड़ी नई थी। मैं यही सोच रहा था कि मैं किसी को ढूंढूं जिसके साथ मैं पॉडकास्ट कर सकूं उसके ऊपर, और उस सिलसिले में गुल साहिबा को बुलाया हमने। और इनका माशाल्लाह से आई एम सो थैंकफुल टू हर कि ये कल्चरल डेज में भी आई आज। शुक्रिया। नहीं, अच्छा गुल, मैं थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि जो हिस्ट्री है कैलाश के लोग, क्योंकि मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा में सारे अफ़गान रहते हैं ना, अफ़गान डिसेंडेंट से, सारे काबुल से आए हैं, इधर उधर से। लेकिन ये जो आपके लोग हैं, इनके बारे में एक आ जाता है कि ग्रीस से आए, ग्रीक हैं ये लोग। थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री की बताइए कि कैसे आए? बेसिकली अगर कैलाश की आप बात करें तो उसमें सिर्फ एक थ्योरी नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए। इनके ओरिजिन पे जब बात आती है तो ये हमेशा मैं समझती हूँ कि एक मिथ बन के रह गया है लोगों के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये नूरिस्तान से आए, अफ़गानिस्तान जो उस टाइम के काफिरिस्तान कहा जाता था। कुछ कहते हैं कि ये जो है सियाम से आए हैं। मैं सियाम पे बड़ा बिलीव करती हूँ इसलिए क्योंकि सियाम जो है वो हमारे फोक टेल्स में भी उसका जिक्र है, हमारे रिलीजियस सॉन्ग्स में सियाम का जिक्र है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी को ये नहीं पता कि सियाम है कहाँ पे, ठीक है? तो ये कि कोई कहते हैं कि ये थाईलैंड में, पुराना थाईलैंड था, उसको सियाम कहा जाता था। कुछ कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की कोई नूरिस्तान में कोई ऐसा पार्ट है जिसको सियाम कहा जाता है। बट स्टिल इट इज़ लाइक डिस्प्यूटेड ना कि कहाँ पे है ये नाम एक डिस्प्यूट बन के रह गया है। तो जहाँ तक दूसरी हिस्ट्री थ्योरी की बात आती है जो बहुत प्रोमिनेंट थ्योरी कैलाश में चलता है, तो वहाँ पे दो थ्योरीज चलते हैं। एक थ्योरी ये कि वो कहते कि ये डिसेंडेंट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है, और दूसरी थ्योरी आर्कियोलॉजी वाले पेश करते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ये इंडो आर्यंस हैं जिनकी हिस्ट्री अलेक्जेंडर से ज़्यादा पुरानी है। अलेक्जेंडर बेशक आया था और ऑफ कोर्स वो एक फातह इंसान था, और हर कोई समझता है कि वो अगर खुद को कहे कि मैं डिसेंडेंट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ तो दैट्स अ पावरफुल वर्ड यू कैन कीप विथ योर नेम। अगर दूसरी चीज़ पे आप देखें तो अलेक्जेंडर कभी उस साइड पे गया ही नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को नहीं गया, वो खैबर पास से वापस हुआ था और वो कभी चतराल की तरफ नहीं गया। बल्कि उसने ये किया था कि उसका जो जर्नल था जिसका नाम शालक शाह था, तो हिस्ट्री में हिस्टोरियन ये बताते हैं कि शालक शाह जो है उसने कैलाश कबीले को ज्वाइन किया था चित्राल में। उनके कुछ फौज रह गए थे, उन्होंने कैलाश कबीले को चित्राल में ज्वाइन किया था। अब आते हैं इसकी कुछ और चीज़ों की तरफ। जिस तरह सारे मुसलमान अरब से नहीं आए ना, उसी तरह से सारे कैलाश भी एक जगह से नहीं है। अच्छा। इनकी मुख्तलिफ हिस्ट्री है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आए। लोग मुख्तलिफ जगहों से आकर इन वैलीज़ के अंदर, या फिर जब चित्राल में इनका रूल था उसमें ये बस गए थे। तो जब मेरे रिसेंट रिसर्च था उसमें मैंने इतना कोई फोकस नहीं किया इनके ओरिजिन पे। इसलिए नहीं किया क्योंकि ओरिजिन पे हज़ारों किताबें लिखी गई है कैलाश ओरिजिन पे, तो मैंने इस पर कोई फोकस नहीं किया। लेकिन मैं चाहती थी कि इसमें जो लोकल वॉइस है ना, जो लोकल लोगों की अपनी वॉइस है, उनकी जो अपनी आवाज़ है, वो कहीं पे गैप है, उसमें गैप आ रहा है। तो देन जब मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन कि आप लोगों की ओरिजिन क्या है, तो उसमें मुख्तलिफ सवाल। कोई क्या कहता था, कोई कहता है कि हम अरब से हैं, हम अबू जहल के कौम है, कोई कहता है हम ये, कोई कहता है।
लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इनकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है, अपने बारे में ये लोग क्या समझते हैं। एक पुलिस वाले जो हैं, मेरे अंकल भी लगते हैं, वो रिटायर्ड पुलिस है, उसने बड़ा खूबसूरत बात की। उसने कहा कि हम जब चित्राल में रूलर्स थे टिल 14-15 सेंचुरी, तो हमारे पास किताबें भी थे, हमारा रिलीजन ऐसा नहीं था, हम किताबी लोग थे, किताबी रिलीजन थी हमारी, और हमारे हिस्ट्री भी था। लेकिन जब अटैक हुआ सेंट्रल एशियंस की तरफ से, तो लोग जान बचा के भाग गए वहाँ से। तो उनकी जो हिस्ट्री थी, जो किताबें उनकी थी, उनको जलाया गया, उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो जो उनको याद थे, ओरल हिस्ट्री याद थे, जो वो प्रैक्टिसेस वो करते थे उनको याद थे, उनको वो लोग कंटिन्यू करते रहे इन वैलीज में आने के बाद भी। लेकिन जो हिस्ट्री इनकी थी वो कहीं गुम हो गई, उस हिस्ट्री को ये लोग भूल गए। तो वो अंकल ने बड़ी खूबसूरत बात ये बोली, कहते हैं कि हमसे तो कोई हम पूछता ही नहीं कि हम कहाँ से हैं। कोई आके कहते कि तुम सिकंदर के कौम हो, कोई आके कहते कि तुम आर्यंस हो, और कोई अपना आइडियाज हमारे ऊपर थोप रहे हैं। सही है। तो वो उसने भी यही बोला, कहते हैं कि हमारा बिलीफ है कि हम सियाम से आए हैं, क्योंकि हमारे जितने भी फोक टेल्स हैं और जितने भी हमारे हिस्टोरिकल सॉन्ग्स हैं वो उसमें सियाम का जिक्र है। और हम ये भी समझते हैं जो हमारी एंजल है या फिर जो हमारी मैसेंजर है लॉर्ड बालीमाहीन, और हम समझते हैं कि वो हमारे प्रेयर्स लेकर सियाम चला जाता है। और आपको मैं एक खूबसूरत बात और यहाँ पेड करूँगी। लाइक इन 2022 जब जूलिया में बुद्धिस्ट मांग्स आए थे, 300 बुद्धिस्ट मांग्स आए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे और रो रहे थे उस जगह पर। और ये तो हमारे तो कोई ऐसे इमोशनल जगह है नहीं जहाँ पे जाके बंदा रोए। मैं उस चीज़ को फील कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मुसलमान भी जब खाना काबा जाते होंगे तो वो भी ऐसे इमोशनल होते होंगे, वो भी इस तरह रोते होंगे। तो उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि काश मुझे पता चल जाए कि सियाम कहाँ पे है, मैं भी उधर जाके इमोशनल हो जाऊंगी। तो ये एक जो है हमारी जो सॉन्ग्स के अंदर या हमारी हिस्ट्री के अंदर जो सियाम का जिक्र है ना, तो दैट्स समथिंग लाइक यू कैन बिलीव ऑन। बाकी जो हिस्ट्री है, ओरिजिन है, इसको लोगों ने मतलब लाइक समटाइम्स से इंटरप्रिटेशन भी हुई है। लाइक आपका जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे साथ बात करें, हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं क्योंकि मुझे उर्दू समझ आ रही है, मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, आप उर्दू में सवाल पूछ रहे हैं। एंशिएंट टाइम में ऐसा नहीं होता था। अच्छा। तो बीच में हमेशा एक ट्रांसलेटर होता था। अच्छा। ठीक है, जो अपनी मर्जी से ट्रांसलेट करता था। और दूसरी ये कि बीरीर एक वैली है जहाँ पे लोगों के फीचर्स ज़्यादातर यूरोपियंस की तरह है। लाइक उनके ग्रीन आंखें हैं, वाइट सफ़ेद चेहरा। मैं तो पठान नहीं लगती हूँ, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादातर अंग्रेज़ों की तरह दिखते। तो लोगों ने उस चीज़ को भी बड़ा ग्रीक्स से उसको भी बड़ा कंपेयर किया ना कि इनके फीचर्स जो है वो ग्रीक्स की तरह लगते हैं। तो ये भी काफ़ी रीजंस हैं। और हिस्ट्री हमेशा हिस्ट्री होती है जब तक आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता। तो जेनेटिक साइंस, जो जेनेटिक साइंस है वो क्या कहती है? अगर वहाँ पे जेनेटिक साइंस की मैं बात करूँ तो मैं 2018 में जब मैं नेशनल ज्योग्राफिक गई थी अमेरिका में, तो हमारी सिंपोजियम में एक कश्मीर से बंदा आया हुआ था, अयूब ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल गई उसका नाम, आई एम सो सॉरी। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वो कश्मीरी था। उन्होंने जेनेटिक्स पे रिसर्च किया था कैलाश के ऊपर। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि इनकी जेनेटिक्स किससे मैच ही नहीं करता। लाइक ये लोग 7000 ईयर्स से आइसोलेटेड रहे हैं और ये एक आइसोलेशन लाइफ में रहे हैं, माउंटेन्स के बीच में रहे, ना किसी से ये मैच हुए, ना कि कोई इनके साथ मिक्स हुआ है, ना ये किसी के साथ मिक्स हुए हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से हम तो कहते हैं कि हमारी कल्चर 3000 साल पुरानी, जो उसकी जो DNA का रिसर्च बता रहा है वो कहते हैं कि 7000 ईयर्स ओल्ड है। और हो सकता है मज़ीद रिसर्च पे ये और भी पीछे चला जाए, इसमें कोई अभी इतना फर्दर रिसर्च हुआ नहीं है DNA पे स्पेशली अगर हम बात करें तो। लेकिन ये मैंने उनसे सुना, फिर उन्होंने एक आर्टिकल भी पब्लिश की जो गूगल पे भी अवेलेबल है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। इनका DNA की जो रिपोर्ट है वो गूगल पे अवेलेबल है कैलाश का। तो ये चीज़ें जो हैं इस पर भी रिसर्च हुआ है। डेंटल कास्टिंग का मैं पार्ट रही हूँ। अच्छा। जो एक डेंटल कास्टिंग एक आर्कियोलॉजी वाले करते हैं, मैं 6th क्लास से उस डेंटल कास्टिंग का वो रही हूँ। लेकिन डेंटल कास्टिंग का ये होता है कि वो 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं होती। उस डेंटल कास्टिंग में भी यही दिखाया गया है कि ये एंडो आ रही है। सो यू आर द पार्ट ऑफ वो जो डेंटल कास्टिंग। डेंटल कास्टिंग, सो व्हाट इज डेंटल कास्टिंग? उसमें क्या था? डेंटल कास्टिंग में ये होता है कि हम जो है ना मुंह पे एक मटेरियल होता है, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, तो वो मुंह पे लगा के ना उसका एक आपके दांतों के साथ वो करके उसका एक कास्ट मालूम किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, उसकी जो है वो जो है वो इतना 100% एक्यूरेसी उसमें होती नहीं है, लेकिन हम आर्कियोलॉजी वाले करते हैं वो। तो उस पर भी यही बताया गया है कि ये इंडो आर्यन से, इनका अलेक्जेंडर के साथ इतना मैच नहीं हो रहा है। तो
वो उस टाइम मैं बची थी, स्कूल में पढ़ती थी जब मैं ये डेंटल कास्टिंग का काम करती थी, क्योंकि मैं एक ही उर्दू बोलने वाली बंदी होती थी गांव में, तो ये सारे लोग। तो आपने कहाँ से सीखी थी वो? हाँ, ये भी एक लंबी स्टोरी है, किसी और दिन अगर आप ब्रॉडकास्ट करेंगे मेरे लाइफ पे, अच्छा। मेरे लाइफ पे, फिर मैं बताऊंगी कि ये मैंने कहाँ से सीखा। नहीं, ये तो आई वुड लव टू नो दैट, अगर आप बता सके थोड़ा सा। नहीं, असल में ये था कि मैं बचपन से स्कूल जब मैं जाती थी तो मुझे मेरे वालिद साहब जो थे वो मेरे स्कूल के एजुकेशन के खिलाफ थे, तो उन्होंने हमेशा जो है मुझे कहते थे कि फ़लाँ जगह पर आपने तकरीर करनी है, अगर आपने नहीं किया तो आप कल से स्कूल नहीं जाएंगे। तो इस डर के मारे मैंने वो तकरीरें लिख लिख के याद करती थी और फिर बोलने की कोशिश करती थी, तो इस चक्करों में फिर मुझे बोलना आ गया था। तो लाइक द स्टोरी इज दैट। अच्छा, आपने कहा ना कि जो कैलाशी लोग हैं वो आइसोलेटेड रहे हैं 7,000 ईयर्स, तो ये आइसोलेशन में इसी वैली में रहे हैं, दो वैलीज में रहे, यही इसी वैलीज में नहीं, ये चित्राल में थे ना, ये तो इन वैलीज में तो ये 15 सेंचुरी में गए हैं जब सेंट्रल एशियंस आए। अच्छा, तो इसकी से 14 सेंचुरी तक तो ये डोमिनेंट रहे हैं चित्राल में, डोमिनेंट की हुकूमत रही है, तो ये चित्राल में थे तब। फिर बाद में ये 14 में आए थे सेंट्रल एशियंस और 15 तक ये फिर माइग्रेट कर गए थे इन वैलीज। बम्बूरियत है, रंबोर है, इसके बाद जब आप नीचे आते ना तो द्रोश आता है जी। द्रोश, तो द्रोश और द्रोश के नीचे जितना भी ये लोअर चतराल है ना जी, तो ये सारे एक ही लोग हैं या फिर ये इनको देखे जेनेटिकली स्पीकिंग? जेनेटिकली अगर आप बोले तो मैं इनको एक ही लोग नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें माइग्रेशंस बहुत हुए, मास माइग्रेशंस हुए, बहुत सारे लोग बाहर से आके आबाद हुए हैं वहाँ पे। तो पहले जो थे कैलाशी ज़्यादा भी थे, तादाद पे भी ज़्यादा थे, और पूरा नॉर्दर्न एरियाज़ में उनका ये जो है बलाईसार से लेकर आप केले की ये बालाहिसार, पेशावर वाला, नहीं, ये नवापास और ये सारे जगह जो थे ना, ये अफगानिस्तान साइड वाला अच्छा। एरिया था। इस पूरे जगह पर जो है दीर बला और ये सब जगहों पर जो है कैलाशी की अपनी रूल होती थी, अपनी हुकूमत होती थी। जी हाँ, ये बाकायदा हमारे स्टोरियंस के पास ये रिकॉर्ड है, इनके ऊपर सॉन्ग्स लिखे गए, इनके ऊपर रिचुअल्स होते हैं, इनके ऊपर प्रेयर्स होते हैं, ये नाम बाकायदा मेंशन होते हैं उन चीज़ों में, ठीक है। तो जो है फिर इन एरिया से लेकर गिलगित के बाउंड्री तक, अपर चित्राल तक, यहाँ पे कैलाश के लोगों की। तो ये कौन सी सेंचुरी से लेकर कौन सी सेंचुरी तक? ये मैं आपको बता दूं, ये 14 सेंचुरी तक स्टार्टिंग से लेकर, जिस तरह से अगर आप डीएनए वाला जेनेटिकल उसको पढ़े तो 7,000 साल पुरानी जो बात हो रही है, अगर आप उस 7,000 साल पुरानी बात पे जाएं तो ये 7,000 साल से 14 तक उधर ही रहते थे। अच्छा। तो इनका पूरा होल था उस एरिया पे। अब एक बलाईसार हमारे चित्राल में भी है, ठीक है। तो हमारे जो जितने भी अल्टर्स थे ना, जिनके निशानात थे, उनके नाम पे आज भी रिचुअल्स होते हैं, उनके नाम पे आज भी प्रेयर्स होते हैं कि फ़लाँ जगह से लेकर फ़लाँ जगह तक खैर हो, फ़लाँ जगह से लेकर फ़लाँ जगह तक खैर हो। ये हमारे फेस्टिवल्स में इन जगहों का बाकायदा नाम लेके दुआ किया जाता है। तो इट मीन्स कि दिस प्लेस वाज रियली कनेक्टेड टू द कैलाश पीपल। अच्छा, मैं थोड़ा फेस्टिवल्स की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन फेस्टिवल से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा जो कैलाशी रिलीजन है कि हाउ डू यू गाइस प्रे, हाउ डू यू गाइस डू योर रिचुअल्स, तो थोड़ा सा अगर उसके बारे में बैकग्राउंड बताएं। उसके बारे में तो बैकग्राउंड आई थिंक मैं बता भी दूंगी, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है अपने ये पूछने का रीज़न ये है कि हमने बड़ी कंट्रोवर्सीज देखी है ना, लोग मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यार इनका तो मज़हब ये है, इनका मज़हब ये करते हैं, और यहाँ के लोग के लिए बड़ी चीज़ें बड़ी अजीब होती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ सिंस यू आर अ कैलाशी, तो आपसे हम तो जाहिर सी बात है। थैंक यू सो मच। असल में इमरान बात ये ना कि देखिए आपको जो एक चीज़, कैलाश इज़ नॉट इंटरटेनमेंट, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छा, ये इंटरटेनमेंट नहीं है। जो बाहर के लोगों को लगता है ना कि ये इंटरटेनमेंट है, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, इट्स ए कल्चर। अगर आप कैलाश को रिलीजन भी बोले तो वो भी इस कल्चर के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि कैलाश इज़ नॉट लाइक दैट मच रिलीजन, इट इज़ मच मोर कल्चर। अच्छा, मच मोर कल्चर इस वजह से भी है कि हमारी कोई डेली प्रे है नहीं। अच्छा। तो हमारे 4 सीजन्स हैं जिनमें हम फेस्टिवल्स मनाते हैं, जिस तरह से अभी उचाओ फेस्टिवल है 22 अगस्त को होगा, इसी तरह से जो है प्रू फेस्टिवल है जो मीट ऑफ अक्टूबर मनाया जाता है, जो अंगूर और अखरोट उतरने के बाद जब वाइन मेकिंग एंड हो जाती है तो देन दे सेलिब्रेट अ फेस्टिवल विच इज़ कॉल्ड अ प्रू फेस्टिवल इन द मीट ऑफ अक्टूबर। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है जिसमें हम कहते हैं कि द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड प्रेयर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेयर्स। तो उस फेस्टिवल में हमारी सारी दुआ, आप समझते हैं कि दुआएं हमारी कबूल हो जाती है, और उसमें हम हमारी जो मुख्तलिफ लाइक इट इज़ लाइक 10 to 12 days फेस्टिवल।
ये 8 से शुरू हो जाता है 22 तक। इसमें मुख्तलिफ रिचुअल्स, इसमें मुख्तलिफ प्रेयर्स, सेक्रीफाइसेस और इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स इसके बीच में होते हैं। तो ये साल के आखिर में और साल के आने की खुशी में ये हम मनाते हैं फेस्टिवल। इसके साथ साथ मुख्तलिफ फेस्टिविटीज़ है हमारी, जिस तरह हम बीन्स फेस्टिवल बनाते हैं जिसको हम देवदातू बोलते हैं, फिर कैगाया के डागरी जिसको हम बोलते हैं, 1 नाइट क्रो फेस्टिवल होता है। हम उस पर बिलीव करते हैं कि क्रो विल कम, वाइट क्रो विल कम विद फॉर्चून, वो फॉर्चून लेके आता है लोगों के लिए, ठीक है। साथ में हम फिर हमारी हर चीज़ की फेस्टिवल होती है। कैलाश सेलिब्रेट एवरीथिंग एंड दे हैव सॉन्ग्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जोग्राफिकल सॉन्ग्स, टेरिटोरियल सॉन्ग्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हर चीज़ को उन्होंने, आपको किसी के साथ शिकायत है उसका भी अपना गाना है, आपको दुख है उसका भी सॉन्ग है, आपको मोहब्बत है उसका भी सॉन्ग है। हर चीज़ जो है ना उनके लिए फेस्टिविटी है, हर चीज़ जो है उनके लिए वो सॉन्ग्स में बयान करते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ द पीपल लव द नेचर, हाउ द पीपल लव द कल्चर। एंड जब कोई मुश्किल आ जाती है स्पेशली नेचर की तरफ, ये मैं ठीक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ओके। सो जब हमारी कोई ये जो नेचुरल क्लैमिटीज़ होते हैं, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग दुनिया कहती है इसको, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, लेकिन कैलाश के लोग कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ नॉट द ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ समथिंग वी डिड रॉन्ग विद द नेचर। ठीक है, हमने नेचर को छेड़ा है, हमने जंगलात के साथ गुस्ताखी की है, नाइंसाफ़ी की है, तभी ये हो रहा है, ये तबाहियाँ हो रही है। तो इनकी अपनी जो इंडिजीनियस नॉलेज है ना इमरान, दैट इज़ समथिंग लाइक वेरी अमेजिंग। एंड लाइक वहाँ पे अगर कोई आफत आती है, कोई सैलाब आता है या सर्दियाँ ज़्यादा होती है, तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी हमें कहते हैं कि आप लोग कोई कुर्बानी करो, कोई प्रे करो, आप लोगों की कुर्बानियों में बड़ा जान होता है, बड़ा बिलीफ होता है। तो हमारे लोग करते हैं, वो नेचर से माफ़ी भी मांगते हैं, नेचर के लिए वो अपनी कुर्बानियाँ भी वगैरह भी करते हैं। तो तीसरा जो चौथा फेस्टिवल जो हमारा है वो मई में होता है, जो 13 मई से 17 मई तक, जो मोस्ट फेमस फेस्टिवल है, जिसके बैनर आई थिंक हर जगह पर नज़र आते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसकी बहुत बड़ी लेवल पे होती है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लोगों का? कॉन्सेप्ट ये है कि हम तो फेस्टिवल मनाते हैं बाहर की आमद की खुशी में, क़यामत की खुशी नहीं, बाहर की आमद की खुशी में, इट्स ए स्प्रिंग फेस्टिवल, ओके। तो स्प्रिंग के आने की खुशी में हम मनाते हैं। लेकिन लोगों का ये होता है कि जी ये लोग भाग के शादी करते हैं, वो दो बच्चियों ने कोई मतलब पता नहीं उनको या समझ में नहीं आया होगा, कोई पता मेले में जाओ जो पसंद आ जो लेके जाओ। हमारे यहाँ तो ये होता नहीं। अगर इस तरह होता तो अभी तक कैलाश आपको क्या लगता है खाली हो जाता, सारे चले जाते हैं। थोड़ा बताएं, होता नहीं है। असल में ये है कि देखो, ये अभी तो नहीं होता इस तरह से। लेकिन एंशिएंट टाइम में ये होता था कि आप एक बंदा पास्चर्स में रहता था। आज भी मैं बैठी हुई थी कहीं पे और मैं अपने डायरी में लिख रही थी कुछ मैसेजेस जो कि एंशिएंट टाइम के मुझे याद आ रहे थे, जो मेरी मम्मी मुझे बताया करते थे कि एंशिएंट टाइम में मैसेजेस कैसे दी जाती थी। लव बर्ड्स जो होते थे, एक दूसरे जो पसंद करते थे, वो एक दूसरे को मैसेज कैसे देते थे। अभी तो मोबाइल का दौर ना, व्हाट्सएप कर दिया, वॉइस नोट भेज दिया, बात डायरेक्ट सब कुछ। उस टाइम ऐसा नहीं होता था। उस टाइम एक बंदा शेफर्ड होता था और वो सारा टाइम जंगल में होता था बकरियों के पास। उसको इस फेस्टिवल का मौका मिलता था, वो फेस्टिवल के लिए घर आता था छुट्टी पे। तो वो इस फेस्टिवल में अपनी जो उसकी मोहब्बत है, उस मोहब्बत के लिए वो गाना गाता था फेस्टिवल में। तो उस लड़की को समझ आ जाता था कि ये गाना मेरे लिए है। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल होता था, अपनी मोहब्बत को इजहार करने का एक प्रोटोकॉल, जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस। और उस टाइम उस औरत की रिस्पेक्ट को आप चेक करें। दुनिया के सामने एक बंदा इतने सारे कैलाशियों के सामने गाना गाता है आपके लिए, और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है उस मोहब्बत को, ठीक है ना। तो उस टाइम भी इस तरह नहीं होता था कि गाना गाया, बाहर निकला और बाहर हाथ पकड़ लिया, शादी कर ली, ऐसा नहीं होता। इट इज लाइक ए वेरी सीक्रेट बिजनेस मैन। ये बहुत सीक्रेट बिजनेस है, ठीक है। आप दो बंदों के आपस में चलते हैं, बात चल रही है, ठीक है। तीसरा जो मैसेंजर होता है बीच में, अभी तो कोई नहीं होता मेरे ख्याल से, मुझे नहीं आइडिया क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। सही है। जो उस टाइम होता था ना, जो तीसरा बंदा मैसेंजर होता था बीच में, वो इन दोनों को मैसेज कन्वे करता था कि फलां जगह पर आपने आना, फलां जगह पर आपने आना। तो लड़की शादी करके जाती थी लड़के के घर, तो लड़की के घर में फंक्शंस होते थे। फिर लड़की के माँ बाप जाते थे लड़की से पूछने के लिए कि आपको ये शादी अपने मर्जी से किया है, आप इस लड़के को जानते हैं, आपको अच्छा लगता है ये, या फिर किसी ने आपको ब्लैकमेल किया है।
अच्छा। तो अगर वो लड़की कहती कि नहीं मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारना है, तो फिर माँ बाप उसी टाइम उसको हम बोलते खलताबारी। खलताबारी मीन्स खाल किसको बोलते हैं? मोहब्बत। अच्छा। आपस में जो इंटरफेथ हारमनी, उसको हारमनी बोल सकते हैं उसको। खाल हम बोलते हैं बेसिकली टेस्ट को, ठीक है ना, जो टेस्ट के साथ एक रिश्ता जुड़ता है वो चीज़। तो उस टाइम फिर वो आपस में बैठ के उस रिलेशनशिप को, उस शादी को एक्सेप्ट करते हैं, लड़के के माँ बाप और लड़की के रिश्तेदार। और करने के बाद फिर उनकी प्रॉपर शादी अनाउंस हो जाती है। अगर इन केस कोई लड़की इस तरह भी होता है कि लाइक लेट्स सपोज अगर कोई लड़का आके मुझे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा कज़न भाई हूँ, तूने मेरी बात नहीं सुनी तो आज के बाद मेरा तू मेरी बहन नहीं, मैं तेरा भाई नहीं, तो तूने इस बंदे से शादी करना है किसी भी हाल में, ठीक है, मेरी बात सुननी है तूने। होता है ये क्लाश में, ये मैं आपको कोई फेक कहानी नहीं बता रही। मतलब ऐसा होता है कि चाचा साथ भाई आ जाते हैं। हाँ कहते हैं, वो बीच में आ जाते हैं ना, क्योंकि वो उनको मजबूर करते हैं, वो आके लड़की को मजबूर करते हैं। अच्छा, वो लड़का मजबूर करता है इनको और वो हाँ वो उनको करता है ना। तो फिर लड़की अगर जाती भी है तो उनका आपस में कभी भी फिजिकल रिलेशन नहीं होता जब तक उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन क्लाश। मतलब ये लड़का लड़की जो शादी भी कर लेते हैं लेकिन इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनका फिजिकल रिलेशन नहीं। तो अगर लड़का मैरिटल रेप करे फिर नहीं कर सकता, दिस इज नॉट अलाउड। ये कैलाश में अगर कोई करे, अगर कोई बाहर का करे, बाहर का तो हम कह नहीं सकते ना, मैं तो कैलाश की बात कर रहे हैं। I'm talking about कैलाश, I'm not talking about the outside the people, you know, मुझे आउट का नहीं पता। तो उसके बाद अगर माँ बाप जाते हैं फिर उधर जाके 2-3 दिन बाद लड़की से पूछते हैं कि क्या कोई मजबूरी थी या फिर आप अपने मर्जी। अगर लड़की कहते हैं कि मुझे मजबूर किया गया है, अच्छा, तो माँ बाप उसी टाइम उसको लेके आते हैं कि चलो जी अपने घर, कोई जरूरत नहीं इस मजबूरी के रिश्ते में रहने की। सही है, ठीक है। शादी इस तरह होता है, ऐसा नहीं कि आप कैलाश गए हाथ पकड़ लिया शादी कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक इट्स अ कॉमन सेंस ना। लेकिन हमारे लोगों में ना, एक तो मुझे मैं इन पे शिकवा गिला भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, इतने फ्रस्ट्रेटेड आवाम है, इतना फ्रस्ट्रेटेड आवाम है। शायद कुछ लोगों को तो लड़कियों के साथ बात करने का वरदान भी नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, सॉरी। तो उनको जब ऐसे फ्री माहौल में जाते हैं, लड़कियां मुस्कुरा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और कोई पर्दा भी नहीं किया उन्होंने, मुंह भी नहीं छुपाया हुआ है, तो उनको वो लगता है कि वाओ दिस इज समथिंग एल्स। तो वो जब वहाँ से वापस आते हैं तो वो सो कॉल यूट्यूबर्स जो होते हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, आई एम सॉरी, मैं मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, वो क्या करते हैं कि आप सोशल मीडिया पे जाए, आपको ऐसे हजारों कंटेंट्स मिलेंगे जो कि कैलाश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो कि काफिरिस्तान जाओ, लड़की हाथ से पकड़ के ये करो, हाँ, तो लाइक वहाँ पे शराब भी मिलता है, शबाब भी मिलता है, लोग तो इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। जो लोग वहाँ पे जाते हैं बड़े डिसअपॉइंट हो गए आते हैं, तो वो पिछले लोगों को भी अपने कहानी झूठ मूठ का बता देते कि ये हुआ था, तो वो जाते हैं, वो डिसअपॉइंट हो गए आते हैं। तो ये एक जो है, आपको एक बात बता दूं, एक 3,000 कम्युनिटी, 3,000 लोग हैं टोटल, 3,000 टोटल लोग एक आइसोलेटेड माहौल में रह रहे हैं, जिनके ऊपर हर चीज़ का प्रेशर है। यूट्यूब का अलग से प्रेशर है, मीडिया का अलग से प्रेशर है, टूरिज्म का अलग से प्रेशर है, कम्युनिटी का अलग से प्रेशर है। इन सब प्रेशर के बावजूद भी वो कम्युनिटी अपने कल्चर को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और आप उस स्ट्रगल में अगर उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो आपको किसने ये हक दिया है कि आप उस स्ट्रगल, आप उन लोगों को बदनाम करें इस तरह से, आप मिसअंडरस्टैंडिंग पे लाए। मैं खुद कहती हूँ कि मीडिया इज़ मोस्ट पावरफुल टूल। आप इस मीडिया के जरिए आप कैलाश को अच्छे अल्फाज में प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप जब कैलाश के बारे में इस तरह के वाहियात वीडियोज़ आप अपलोड करते हो टीवी पे या अपने चैनल पे, जो भी आप करते हो, आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? आप कौन हो? ठीक है, आप कैलाश को बदनाम नहीं कर रहे हो, आप खुद को कर रहे हो और अपने मुल्क को कर रहे हो। मुझे बताए, जो बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे कहीं से भी आ रहे, पाकिस्तान में या बाहर से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, उनसे मोस्ट कॉमन गिला क्या है आप लोगों का? हमारे तो कॉमन गिला तो ऐसा सच नहीं है मेरे ख्याल से। मैं एक 2 चीज़ों पे बड़ा बिलीव करती हूँ और मैं बोलना भी चाहूँगी कि किसी भी मुल्क में इकोनॉमी को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो आपको 2 चीज़ों पे बड़ा फोकस करना होगा, फिल्म इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। मैं जानती हूँ बहुत लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है आप कहाँ से आ रही हैं। ये 2 इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके जीडीपी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। कोरिया का मिसाल हमारे सामने है, जो 1993 में IMF के अंडर आ गया था। अभी अपने फिल्म और अपने टूरिज्म के और अपने ड्रामों की वजह से उनकी जीडीपी कितनी अच्छी हो गई है, कितने आगे बढ़ गए हैं वो लोग।
तो ये चीज़ें जो है ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हमें सस्टेन करना चाहिए। टूरिज्म मीन्स ये नहीं कि आप एक वैली में 500 लोगों की कैपेसिटी है और आप उसमें 5000 लोग घुसा रहे हो, ठीक है ना। आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाए इसके लिए, आप एक रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रखें। ये जो आपका आप जो बता रही है ना, ये तो मसला स्टेट का है ना, स्टेट रियासत की पॉलिसी की बात मैं आ रही हूँ, मैं आपकी बात की तरफ नहीं आ रही हूँ। अब टूरिज्म से हमें गिला इस वजह से नहीं है, मैं स्टेट की बात इसलिए कर रही हूँ। आप एक जगह पर 500 लोगों की कैपेसिटी है, आप उसमें 5000 लोग 15000 लोग बेचते हैं, ठीक है। वो उसके अंदर आता है तो उसमें टूरिज्म में हर बंदा टूरिस्ट नहीं होता, ओके, हर बंदा टूरिस्ट नहीं होता और हर बंदा टूरिज्म को समझता भी नहीं है, ओके। तो वो जो यूट्यूब देख के आते हैं, कुछ उनमें से ज़्यादातर वही लोग होते हैं, तो ठीक है। फिर उनको लगता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो फिर मुझे जो है ना एक सर्टिफिकेट मिला है आज़ादी का, जिसमें मैं लड़की भी छेड़ सकता हूँ, जिसमें मैं फ़ोटो भी खींच सकता हूँ, किसी के घर में भी घुस सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसका ये कंसेप्ट होता है। मैं दूसरों की तरफ नहीं जाती। मैं इस फेस्टिवल में मई 2023 की बात कर रही हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड हम एक जगह पर बैठे हुए थे, हम बैठे हुए थे आपस में गप लगा रहे थे, ठीक है। लड़का उधर का हमारा वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हमने उसको, मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे बोलने से पहले मेरे फ्रेंड ने उसको कहा कि बेटा तुम क्यों बना रहे हो हमारी वीडियो? आपने हमसे पूछा है कि आप हमारी वीडियो बना रहे हो? पता है उसका जवाब क्या था? वो कहता है कि आप लोग हमारे लिए तो आते हो फेस्टिवल बनाने, हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? अच्छा, उसका ये जवाब था। डोमेस्टिक टूरिस्ट था वो। मैंने उसको कहा एक्सक्यूज मी बच्चा, ज़रा आप अपना दोबारा से अपने जो जवाब है वो रिपीट करेंगे प्लीज़। कहते हैं कि अगर आप लोगों को वीडियो नहीं बनवाना है, तस्वीर नहीं खिंचवाना है, तो आप लोग फेस्टिवल क्यों मनाते हो? आप लोग यहाँ आते क्यों? आप आते क्यों हो? तो आप खुद ही सोचो, मेरे इलाके पे आके मेरे मुंह पे बंदा कहता है कि आप क्यों आते हो यहाँ पे? अगर आप आए हो तो फिर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा हक है। तो मैंने उसको बोला बच्चा देखो बात ये है कि ये तुम यहाँ पे आए हो, हम इधर नहीं आए, हम इधर ही के हैं, हम कहीं से नहीं आए हैं, और ये फेस्टिवल हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है। अगर आपको यहाँ पे आके मैंने कहा मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ, मैं अभी तुम्हें ठीक करती हूँ। मुझे बहुत सख्त गुस्सा आया उस बंदे पे ना। लेकिन जो अब डोमेस्टिक टूरिस्ट की हम बात करें, ये नहीं कि डोमेस्टिक टूरिस्ट सारे बहुत बुरे हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट में भी बहुत सेंसिबल लोग हैं जो टूरिज्म को समझते हैं, जो टूरिस्ट बन के आते हैं, ठीक है। टूरिज्म से जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे हर बंदे को फ़ायदा होता है उससे, ठीक है। होटल को भी फ़ायदा है, गाड़ी वाले को भी फ़ायदा है, टूर लोकल गाइड को भी फ़ायदा है, म्यूजियम्स को फ़ायदा है, सरकार को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ रहा होता है, सही है। लोकल लोगों को भी आ रहा होता है, ठीक है। लोगों को भी फ़ायदा होता है इसका। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, हर वो बंदा जो नहीं समझता इस चीज़ को, ठीक है ना, इसको जो है उन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है। दूसरा ये कि किसी के बाग में घुसना, कच्चे फ्रूट्स तोड़ना, और हमारे इलाके में कच्चे फ्रूट्स तोड़ना, हाँ, ये तोड़ के, अभी पिछले दिनों बड़ा एक तस्वीर वायरल हुआ था, एक बंदे ने जो है ना पूरा शाख तोड़ के ऐसे कंधे में लटकाया हुआ था। तो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि अगली दफ़ा हम जब टूरिज्म पे वर्कशॉप करेंगे तो लोगों को ये सिखाएंगे कि फ्रूट्स खाते कैसे हैं। तो मतलब नहीं, तोड़ना आपके यहाँ कल्चर में हमारे कल्चर में ये कि जब तक एक फ्रूट पकता नहीं है तो आप उसको कच्चा इस तरह शाख के साथ नहीं तोड़ सकते। हमारे लोग नहीं तोड़ते। हमारे लोग तो ये कि बीरियो फेस्टिवल में, जो मैंने प्रो फेस्टिवल की अभी आपको बात बताई ना, उसमें जब तक ये प्रो फेस्टिवल नहीं होता, अखरोट और अंगूर लोग खाते नहीं है। और मुस्लिम्स भी बड़े तबेदारी से इसको जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है। मैं सिर्फ उधर की कम्युनिटी की नहीं बात कर रही, मैं नीचे जो आयून में लोग रहते हैं, आयून में मुसलमान रहते हैं, उनके अखरोट के दरख्त थे बीरी वैली में, वो भी नहीं तोड़ते अपने अखरोट, एहतराम में, वो उस फेस्टिवल के एहतराम में वो नहीं करते इस चीज़ को। तो इसको जो है ना, अगर आप ये कहते हो कि ये इस तरह से, या आप इसको अगर बोलना चाहें ना इस पे, तो इसमें ये कि लोग, हर बंदा बुरा नहीं है और हर बंदा अच्छा भी नहीं है, सही है। तो इसको थोड़ा सा सस्टेन करने की बात करनी चाहिए, इस पे थोड़ा सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आप एक रजिस्ट्रेशन रखें, उस रजिस्ट्रेशन में आप एक लिमिट रखें, और उस लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों को रोक लीजिए। तो इतने कम जो लिमिट है गांव की, उस लिमिट को तो पुलिस भी कंट्रोल कर सकता है, कोई भी कर सकता है, गांव के लोग भी कर सकते हैं। एक जो लिमिट ही जिसकी नहीं है तो उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सही है। फिर वो फेस्टिवल ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि फेस्टिवल में अगर लड़ाई झगड़ा हो तो ये अच्छा नहीं समझा जाता। सही है। ठीक है, अब मैं जाके उस लड़के को 2-3 थप्पड़ भी मार सकती थी, लेकिन मेरे थप्पड़ मारने के बाद क्या होता, उस लड़के का इतना कोई हाल होता कि वो बचता, जिंदा भी नहीं बच सकता था वहाँ पे। लेकिन वो मैं बदनज़मी नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कोई ऐसी गलत काम हो या फिर यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो, हम चाहते नहीं थे, हम पुरअमन लोग हैं।
तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ना इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। और मुझे शिकायत इसी बात का है, लोग समझते ही नहीं है टूरिज्म, लोग नहीं समझते। तो इस तरह के आई एम श्योर कि हर फेस्टिवल में इस तरह का वाकया होता है। हर फेस्टिवल में होता है, हर फेस्टिवल में होता है, हर फेस्टिवल। विदाउट कंसेंट वीडियोस बनाना आ जाते हैं। सही है। जो जहाँ पे वो चक्की लगा है आटे वाला जी, उस इलाके का क्या नाम है? बम्बूरियत। जी। बम्बूरियत में मैं एक जगह गया तो वहाँ पे ऊपर वो जहाँ पे डांस वाला फ्लोर है आपको का, वहाँ पे मैं खड़ा था और एक डोमेस्टिक टूरिस्ट था और वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। उसको बुलाता है तो उसके पास गई कि जी, तो उसको कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। वो जो बंदा था ही वाज आई एम श्योर ही वाज 45 एंड 40 एंड मुझे लड़की थी शी बेयरली वो 18 साल की मुझे लगी। तो वो बेचारी वो जो लड़की थी ना वो गालियाँ दे रही थी उसको और उसको कह रही तो मेरे बाप जैसे हो। तो मुझे इतनी शर्म आई ना वो देख के। ये कोई एक केस नहीं है, वहाँ पे ऐसा होता रहता है। और आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, सिर्फ ये केस नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि देखो जब हम बात करते हैं ना एजुकेशन की, एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट योर डिग्री, एजुकेशन इज़ अबाउट योर एटीट्यूड, अबाउट योर वे ऑफ लाइफ, अबाउट योर क्या बोले उसको, आप कैसे डील करते हो लोगों के साथ। वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपकी एजुकेशन में ना वो एटीट्यूड नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड नहीं है। एटीट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे, आप उसको डिवैल्यू करते हैं, तो आपकी डिग्री बेशक आप डबल PhD भी हो तो मुझे नहीं लगता कि उस डिग्री की कोई वैल्यू होनी चाहिए। मैं अपनी ऑफिस की मिसाल दे दूँ आपको। मेरे ऑफिस में मैं जब चित्राल में हेड कर रही थी चित्राल म्यूजियम को, मेरे पास ऐसे हज़ारों लोग आते थे जो मेरे ऑफिस आके मुझे गाइड करते थे कि मैं एक गलत रास्ते पे हूँ तो मैं सही रास्ते पे आ जाऊँ, मैं मुसलमान बन जाऊँ, ठीक है। और वो होते भी थे सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से होते थे, कोई हाजी साहब होते थे, कोई कहते थे क्या मुसलमान हो जाए? जी हाँ। अच्छा। एक बार मुझे दुख तब हुआ, ऐसा मेरे साथ होता रहता था, लोग रोज़ कोई ना कोई, जब भी पता चल जाता था कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ तो मेरे म्यूजियम से ज़्यादा वो मेरे में इंटरेस्टेड होते थे कि अच्छा। जी तुम कन्वर्ट क्यों नहीं होते, जी तुम ये क्यों नहीं होते। और मैं इन चीज़ों से बहुत तंग आ गई थी वहाँ पे। और ये बातें जो हैं मैं आज पहली बार आपके सामने कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। और मैं चाहती हूँ कि लोग ये सुने और समझे इस चीज़ को। मुझे बहुत इस चीज़ से सफ़र होना पड़ा। एक दफ़ा तो यहाँ तक हुआ, ईद का दिन था, मैंने अपने सारे स्टाफ को छुट्टी दे दी क्योंकि वो मुसलमान थे, उनका ईद था। मैंने कहा आप लोग ईद मनाए, मैं कर देती हूँ ड्यूटी। मेरे साथ एक ही चौकीदार था जो गेट पे था। एक फैमिली आई जो आई थिंक गुजरात से था। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा मैं कैलाशी ड्रेस में हूँ तो उनको लगा कि ये तो कैलाश से है। उनको मैंने गाइड किया। वो बंदा मुझे कहता है कि तुम मुझे 30 मिनट्स दे दे, मैं तुम्हें कलमा पढ़ा के जाऊँगा यहाँ से। मैंने उसको कहा कि सर मैं ईद का दिन है, बहुत रश है, ये मेरी सरकारी ड्यूटी है, खुदा का वास्ता है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं इन लोगों को अटेंड करना चाहती हूँ। आप किसी और दिन आ जाए मुझे तबलीग करने के लिए, मैं आपकी तबलीग सुनने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि आज मैं अपनी सरकारी ड्यूटी पे हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ का ख्याल रखें। कहता ही नहीं। उसकी बीवी उसको कहती रही कि इसको तंग ना करो, ये बिजी है, आप क्यों इसको तंग कर। कहते नहीं, ये गलत रास्ते पे, इसको मैंने रास्ता दिखा के जाना है यहाँ से, वरना मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब उसने ये बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको कहा कि देखो आप अल्लाह को वही मुंह दिखाओ जो तेरे पास है। अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा ना, मेरा खबर आपसे अलग है, मैं अल्लाह को खुद जवाब दूंगी कि ये बंदा ये मुंह लेके आया था मेरे पास और मैंने इसकी बात नहीं सुनी। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा इधर और ठहरे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बेहतर यही होगा कि आप अपनी इज्जत के साथ यहाँ से जाए। वो एक किस्सा था। दूसरा ये था कि मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए, वो भी कुछ लाइक ऐसे ही ऑफिशियल लोग थे, कोई डायरेक्टर लेवल के थे, कोई क्या थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से थे। तो म्यूजियम आए तो मैंने कहा चलो इनको चाय पिलाती हूँ अपने ऑफिस में। तो मैंने उनको ऑफिस बुलाया, मैंने उनको चाय, जैसे हमारा दस्तूर है, हम सबको पिलाते रहते हैं चाय, हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो जब मैं उनको चाय पिला रही थी, उन्होंने मुझे इतना कोई ख़राब जो उनकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन था ना, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ कि एक इंसान जो खुद को तालीम याफ्ता भी बोल रहा है और ख़ुद को बोल रहा है कि मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कल्चर से हूँ या रिलीजन से, वटेवर जो भी है, उसका ऐसा इंटरप्रिटेशन की उम्मीद मुझे नहीं थी कम से कम। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कहते हैं कि एक ज़ू में कुछ बंदरों को रखा गया था और वो बंदर जो हैं उनके ऊपर पानी रखा गया था, ठंडा पानी। तो वो बंदर जैसे छलांग मारते थे उनके ऊपर ठंडा पानी गिरता था। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि हमें छलांग नहीं मारना चाहिए, तो वो नीचे बैठ गए सारे। कहते उसके बाद वो एक कल्चर बन गया उनका, जो भी बंदर अंदर आता था वो छलांग नहीं मार सकता था क्योंकि उसको डर था कि ऊपर पानी है, अलन के ऊपर पानी नहीं था। तो तुम्हारा कल्चर भी ऐसा है कि ये किसी ने ऐसे ही बनाया हुआ है और तुम वो बंदरों की तरह इसको फॉलो कर रहे हो। Will you imagine मुझे ये कितना बुरा लगा होगा कि ये मैं एक एजुकेटेड बंदी खुद को
नहीं भी कह सकती, लेकिन मैं एक स्टूडेंट भी खुद को कह सकती हूँ। मैंने अब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैं दुनिया घूमी हूँ, मैं लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है। अगर मुझे ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो इमेजिन कि जो बच्चियाँ मैट्रिक के बाद घरों से निकलते हैं, जो बच्चियाँ FA के बाद घरों से निकलते हैं, जिन्होंने एजुकेशन भी नहीं की है, उन पर कितना असर होता होगा इन बातों का। तो ये जो बंदर वाला उसने मिसाल दी ना, ये इस बात ने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत मुझे ठेस पहुंची इस बात से। मैंने कहा मैंने इनको चाय के साथ थोड़ा जहर भी मिला के पिला देना चाहिए था, अगर इसकी ये इंटरप्रिटेशन है। मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज़ ना। तो आपको मैं बात बता दूं, मुझे गिला इस बात का है कि आप कैलाश आते हैं, आप उस कल्चर को देखें, आप इंजॉय करें उसको। आपको नहीं अच्छा लगता है प्लीज़ मत आइए, मत आइए। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको कोई तबलीग नहीं करता? क्या वो किताबें नहीं पढ़ते? क्या उनको पता नहीं है कि इस्लाम क्या है, कैलाश क्या है? तो आप अगर अपने सो कॉल तबलीग लेके आते हैं तो आप उसको लेके ना आइए, और कम से कम किसी के दफ्तर में जाकर कोई बंदा सीट पे बैठा हुआ है उसको तो आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि किताबें मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे भी पता है। और हम कैलाशी लोग, हमारा बहुत खूबसूरत बिलीफ सिस्टम है। हम कहते हैं कि अगर मेरी किस्मत में ये सब कुछ लिखा है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे इसके लिए तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी किस्मत में मुसलमान होना लिखा है तो मैं हो जाऊँगी, उसमें आपकी तबलीग की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन को किसी ने तबलीग नहीं किया, वो मुसलमान हो गए क्योंकि उसकी किस्मत में था ये चीज़ें। हम किस्मत पे बड़ा बिलीव करते हैं, लेकिन ये लोग जब इस तरह की बातें आपके ऑफिस में आकर, आपके एक ऑफिशियल टाइम पे लोग आपको इस तरह की बातें करते हो, तो सोचे कि बाकियों का क्या हाल होता होगा। वाकई में मैंने देखे हैं लोग, ये अपने हिंदू दोस्त, क्रिश्चियन दोस्त जो वो काम करते हैं ना शहरों में, वो इसी तकलीफ से वो रोज़ गुजरते हैं। कुछ लोग तो इवन अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो अभी क्रिश्चियन और हिंदू है या जो अक़लियत है यहाँ की, वो अपने बच्चों का नाम भी जो है ना वो ऐसे रखती हैं ताकि कोई शक ना करे कि ये इसका ताल्लुक दूसरे मज़हब से। आपको मैं बड़े सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ। मैं जब कॉलेज मेरी पूरी हो गई ना, तब मैं अपनी दुनिया से जब मैं बाहर आई, क्योंकि कॉलेज तो मैंने सारा चित्राल में किया था, तो जब मैं चित्राल से बाहर निकलने लगी थी यूनिवर्सिटी के लिए, तो मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम कैलाश हो। क्यों? क्योंकि लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, वो तुम्हें तंग करेंगे। और मैंने उसी दिन फैसला किया था कि मैं अपने नाम के साथ कैलाश को ब्रांड बनाऊंगी, और आज मैं सबको बताती हूँ कि आई एम गुल कैलाश। कोई मुझे नहीं पसंद करता है, बाढ़ में जाए, लेकिन ये मेरा आइडेंटिटी है। सही। तो अभी कैलाश में आते हैं लोग तबलीग करने के लिए, इस तरह। मैं अभी की बात बता नहीं, अभी तो आपके दफ्तर में जो इंसिडेंट सुना है वो आपके दफ्तर का था। अभी मैंने, क्योंकि मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था कि अभी पाबंदी लगाई है। पाबंदी है, पाबंदी तभी भी था जब ये मेरे ऑफिसर की इस तरह की बातें कर रहे थे, तभी भी पाबंदी था। अच्छा। ये इस तरह जिस तरह से पहले होता था ना, दरवाजे में नॉक करके लोगों को तबलीग करना, रास्ते में लोग, वो नहीं है कैलाश में ना, वो नहीं, वो खत्म हो गई है। लेकिन जो आपके ऑफिस में आके चाय पीते पीते जो आपको एक मैसेज पहुंचा देते हैं ना, पत्थर फेंकते हैं, मैसेज किधर पहुंचाते हैं। मैसेज तो बड़ा खूबसूरत अल्फाज होता है, लेकिन ये तो आपके दिल में तीर मारते हैं। वो होता है वो इनडायरेक्ट तबलीग जो है ना, वो चलता रहता है, वो कोई रोक नहीं सकता उसको, क्योंकि तो स्टेट की पॉलिसी, मीडिया, हर एक चीज, हर तरह से आपके पास रोज पैगाम आ रहे होते हैं। ये मुझे बताएं, पहले पॉपुलेशन आप लोगों की ज्यादा थी, 22,000 थी जी, ये 3,000 पे कैसे आ गए? तो बढ़ रहे हैं बच्चे, आप लोग के कम हो रहे हैं। What is the reason? असल में 22,000 मेरे ख्याल से तब थी जब इनकी अपनी रूल थी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जब ये इतना सारा एरिया में ये लोग रहते थे। सही है। लेकिन 14th सेंचुरी के बाद ये कभी इतना नहीं बढ़े, ये बहुत कम थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़े, फिर कम हुए, फिर बढ़े, फिर कम हुए। लेकिन इसके रीज़न ये ना इमरान, मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी भी रिलीजन में या किसी भी कल्चर में अगर उसमें कोई और कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, तो वो आगे इतना नहीं बढ़ता। तो किसी भी रिलीजन को अगर आप कहते कि ये बहुत जल्दी में बढ़ जाए, तो उसमें अगर लोग कन्वर्ट होते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है वो रिलीजन। ठीक है, हमारे कैलाश में ये कि तबलीग ही नहीं है, मतलब कैलाशी आप तबलीग नहीं करते, हम करते ही नहीं, हमारा कल्चर ही नहीं, हमारा मजहब ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमें कि हम तबलीग करें, क्योंकि हम समझते हैं हर वो इंसान जो अच्छा काम करता है वो जन्नत जाएगा, उसको तबलीग करके हमारे मजहब में लाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कर्म पे बिलीव कर, हम कहते हैं कि कर्मा, जो आपका अच्छा कर्म है वो आपको अच्छा दिखाएगा, जो आपका बुरा कर्म है वो आपको बुरे की तरफ ले जाएगा। तो हमारे मजहब में तबलीग है ही नहीं। हम कहते हैं हम सारे इंसान खुदा के मखलूक हैं, और खुदा जिसको जैसा चाहता है उसको वैसा बनाता है। सही है। और ये हमारी किस्मत है कि अगर मैं कैलाश में पैदा हुई हूँ तो खुदा चाहता था कि मैं कैलाश में पैदा हूँ, वरना उसके लिए क्या मुश्किल था कि मुझे किसी मुसलमान फैमिली में पैदा करना? कोई मुश्किल था उसके लिए? नहीं था। नहीं। तो हम बिलीव करते हैं कि अगर इंसान किसी भी मजहब में पैदा हुआ हो
उसकी कर्म अच्छी होनी चाहिए, वो इंसान अच्छा होना चाहिए। जन्नत दोज़ख उसके कर्मों पे उसके कर्मों पे डिपेंड करता है, उसके मज़हब, बेशक कोई भी मज़हब आपको, आप कोई भी रिलीजन उठा के पढ़े, आपको पूरी बात नहीं सिखाता हो। सही बात। वो हम इंसान ही है जो मज़हब को भी बदनाम करते हैं, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। मैंने कैलाश में कुछ जगह ऐसी देखी थी जहाँ पे औरतों का जाना मना है, मैं थोड़ा सा उस साइड पे भी आना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी टू आंसर दैट। या एक हमने देखा ना हर एक रिलीजन, मोस्टली रिलीजन्स आर पैट्रियार्कल ना, इधर शाहाना होते हैं मज़ाहिब ज़्यादातर। तो मैंने ये भी देखा कि कैलाशी जो इनका आपका जो कल्चर है या जो आपका रिलीजन, उसमें भी पैट्रियार्कल चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें वो पैट्रियार्कल जो। अच्छा, बेसिकली एक तो ये कि कैलाश में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि कुछ जगह ऐसे थे जहाँ पे कैलाश खवातीन जाना अलाउड नहीं है, और एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे मर्द जाना अलाउड नहीं है। अच्छा जी, कौन सी जगह है? मैं तो हर जगह गया। अच्छा, जो हमारे हाई पास्टर्स है ना, इनके साथ साथ जो हमारे अल्टर्स वगैरह है, उनको हम कंसीडर करते प्योरिटी की तरफ कंसीडर होता है। ये अभी की नहीं है, ये शामनिज्म के टाइम पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एरिया ऐसा। तो इसमें समझते कि ये बहुत सेक्रेट है, बहुत प्योर है, और औरत जो है ना, औरत को कोई नापाक नहीं समझा जाता, या फिर औरत को कोई अछूत नहीं समझा जाता। औरत को समझते कि नाजुक होता है, और वो औरत जो है ना दुनिया में आबाद लेके आता है, वो दुनिया को आबाद करता है, ग्रीनरी लेके आता है, खुशियाँ लेके आता है, तो उसकी नेचर नाजुक हो जाती है, ठीक है। तो औरत जो है वो अक्सर कहते हैं कि औरत फिसलता भी बहुत जल्दी है, औरत को हर कोई अपने बात में फंसा सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे पास्टर्स और कुछ ऐसी अल्टर्स हमारे हैं जहाँ पे सिर्फ मर्दों की प्रेयर्स को ज़्यादा प्रेफर दिए जाती है, जैसा इस्लाम में भी है। इस्लाम में अभी शायद पुराने ज़माने में आप देखें तो अब मर्द ख़वातीन सारे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे, मैंने सुना है, ये मुझे नहीं पता मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन अगर अभी आप देखें मस्जिदें अलग हो गई हैं, ख़वातीन जो है घर में नमाज़ पढ़ते हैं, लोग जो है पाकिस्तान में तो बिल्कुल इसी तरह ही है। तो एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में ये कि वो कोई ये नहीं कि हमें ख़वातीन को जो है वो उसका एक अलग सा बोझ है, उस अल्टर्स का और उन जगहों का अलग सा एक रिचुअल है, जो आपने रातों को जाग कर उधर बैठना होता है, आपने रिचुअल करना होता है, अपने प्यूरिफिकेशंस करने होते हैं। तो ये सारे मर्द बिजनेस है जो मर्द लोग करते हैं। अच्छा, तो इस वजह से खवातीन को उसमें हिस्सा नहीं दिया, मतलब कल्चर के अंदर भी जेंडर रोल है। जी जी जी, तो जेंडर रोल है उसमें। और जो एक जगह ऐसी है जहाँ पे मर्द नहीं जाते हैं, वो कौन सी? वो उसको हम बशाली बोलते हैं, जहाँ पे खवातीन अपने स्पेशल डेज में जाते हैं, या फिर बच्चा पैदा होता है तो फिर जाते हैं। अच्छा, वो जहाँ हमारा होटल का स्टे था उसके पीछे ही थी वो जगह। जी बिल्कुल बिल्कुल, भुट्टो के घर के पीछे है ये, हाँ बिल्कुल है। तो ये तो जब पीरियड्स में और जब हमला होती है, जब नहीं हमला नहीं, जब बच्चा पैदा होने वाला, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उधर चले जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो प्लेस इस तरह से है, वहाँ पे उनको प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है, और घर से खाना वाना सारा कुछ आता है, उनके लिए अटेंडेंट भी जिसका बच्चा होता है, तो सारे डॉक्टर्स नहीं नर्सेस होते हैं वहाँ पे आते हैं उनको। और दूसरी ये कि जो वैशाली में जो पीरियड्स के लिए लड़कियाँ आते हैं वही उनको अटेंड करते हैं वैशाली में, ठीक है। तो वही उनको सारा ख्याल भी रखते हैं, तो ये उनको एक प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है 10 डेज़ का या 15 डेज़ का, जितना भी वो टेन्योर वहाँ पे गुजारते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको एक खूबसूरत बात मैं और बताऊँ यहाँ पे। ये मैं काजी खुश नवाज की बात बता रही हूँ आपको। उसने मुझे एक स्टोरी बताई थी। उसने मुझे कहा था जब लड़की पैदा हो जाती है तो सारे जंगलात के जो पौधे हैं, जो दरख्त हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, इस दुनिया में एक फूल आया है, एक फ्लावर आया है इस दुनिया में। जब लड़का पैदा होता है तो सारे उनके कंधे झुक जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें तबाह करने वाला एक और पैदा हो गया। अच्छा, तो ये भी कॉन्सेप्ट है कैलाश, ये भी कॉन्सेप्ट है। औरतें तो नहीं काटती पेड़ ना, नहीं काटते ना, नहीं काटते। ये इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम नेचर के साथ कितनी कनेक्टेड हैं। नहीं, आप लस्सी पहचाना है, ठीक है ना, हम नेचर के साथ कितना कनेक्टेड है, इसी से आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो पास्टर्स में ना जाना, जो अल्टर्स में ना जाना, इसमें रिलीजियस भी है, क्योंकि जब भी किसी उसमें कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उस पे फिर हमें उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है, कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो जो नीचे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कॉलेज तो नहीं है ना कैलाश में? कोई है, अभी है, अभी प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज है। तो स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं वो आपकी मतलब वो कैलाश हैं या वो मुस्लिम है? नहीं, अभी तो है, अभी तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कैलाश से भी बने हैं। लाइक उनको अभी 17-16 में अभी वो आए हुए थे, थैंक्स टू हमारे MP वज़ीर ज़ादा। उन्होंने जो उनके लिए जो सीट एलोकेट किए थे जो माइनॉरिटी उसमें कोटा में, तो वो लोग अभी उसमें आ गए। तो इसमें कोई ऐसा कोई सीन है नहीं।
असल में हमारे लोग कितने पढ़े लिखे थे नहीं, पहले जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर के लेवल जो थे उनका वो अभी पढ़ा रहे हैं अपने स्कूलों में, ठीक है। तो अब कोई कॉलेज में नहीं पढ़ा रहा है तो ये हमारी अपनी कमजोरी है। नहीं ठीक है। अच्छा, मेरा जो समझना चाह रहा हूँ ना कि कॉलेज में और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसमें आप लोगों का है कॉन्टेक्स्ट सिलेबस? पहले नहीं था। अब कॉलेज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल से कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था। HSC ने रूल बनाया है कि आप कैलाश कल्चर को स्कूलों में पढ़ाया जाए। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मुझसे अपर चित्राल के 2 स्कूल से कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि ये इन्फॉर्मेशन है इस किताब में और आप हमें गाइड करें कि क्या हम ये इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है और आप इसके बारे में क्या कहते हैं। एक दफ़ा मुझे HSC से भी कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि मैडम हम एक बुक कंपाइल कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कैलाशियों ने अपना वेरिफिकेशन दी हुई है, अगर आप आना चाहती है तो आप ये आके अपना वेरिफिकेशन दे सकती है, अगर आप कुछ चेंज करना चाहे तो वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अपनी कुछ वो थे, मैं नहीं आ पाई उसके लिए। लेकिन ये अभी स्कूलों में, कुछ स्कूलों में अभी पढ़ा रहे हैं। जी सही है, बेस्ट है। और जो चित्राल की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे? चित्राल यूनिवर्सिटी का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पढ़ा। आपने खुद चित्राल से पढ़ा है? नहीं, मैंने मास्टर्स हज़ारा यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, सो बीइंग अ चित्राली इन हज़ारा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी? क्योंकि हज़ारा यूनिवर्सिटी में तो डाइवर्सिटी बहुत है ना, खैबर पख्तूनख्वा से। आई वुड लाइक टू नो। It was not a good experience in Hazara University. Why? I think we should discuss it in some other times. क्योंकि मुझे हज़ारा यूनिवर्सिटी में मुझे ये भी कहा गया था कि मैं अगर वहाँ से PhD भी करूँ तो मुझे फ्री ऑफ कास्ट करना पड़ेगा, मैं 1 रुपये भी ना दूँ। लेकिन मैं वहाँ पे उस चीज़ के लिए मैं राज़ी नहीं थी। मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। जैसे अभी मेरे एक टीचर, मेरे डायरेक्टर भी है, डॉक्टर अब्दुल समद, डॉक्टर ज़ाहिर, डॉक्टर हमीद, असद रज़ा साहब, ये जितने भी मेरे पठान टीचर्स थे उन्होंने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया वहाँ पे। अच्छा। मैं इस बात पे जो है कोई शक नहीं है, उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मेरे साथ वो कि जो हॉस्टल था, जो वहाँ के लोग थे, उनके साथ मेरे लिए एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल हो गया था। क्योंकि वो मेरे लिए एक नाइटमेयर है, उसको मैं भूलना चाहती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन जो मेरा हॉस्टल का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे गूस बॉम्ब्स होते हैं कि मैं पता नहीं मैं कैसे उस चीज़ को मैं सर्वाइव कर गई, मैं कैसे उधर से निकल आई। तो ये मैं फिर कभी आपने अगर मेरे ऊपर कोई सेशन करना हो नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं इस पर नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई लंबी स्टोरी है। नहीं खैर। ऑलराइट, सो प्रिजर्वेशन के लिए आखिरी सवाल में होगा, वी विल कंक्लूड द पॉडकास्ट, कि कैलाशी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए या फिर इसको मतलब ताकि ख़त्म ना हो, कमज़ोर ना हो, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, आप लोगों को, हमें सबको? व्हाट डू यू सजेस्ट? पहली बात तो ये कि कैलाश कल्चर को प्रिजर्व करना इज़ नॉट इजी जॉब। ओके, ठीक है, क्योंकि आप मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, आप म्यूज़ियम को प्रिजर्व कर सकते हैं, आप जो है कोई भी चीज़, ये टेबल प्रिजर्व कर सकते हैं। सही है। लेकिन आप सैयद गुल के दिमाग को प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्या सोच रही है। ठीक है, कैलाश इज़ ओपिनियन, द कल्चर इज़ ओपिनियन, द कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ। तो इसकी प्रिजर्वेशन इट्स नॉट ईजी जॉब। सही है। आप किसी की वे ऑफ थिंकिंग को कैसे प्रिजर्व करेंगे, कौन क्या सोच रहा है, इसको कैसे प्रिजर्व करेंगे। आप किताबें लिख सकते हैं, ठीक है, आप उन पे डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। जब वो कल्चर ही नहीं रहेगा तो वो किस काम का। सही है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ पे जब हम आते हैं, कैलाश को अगर कैलाश में रहना है ना, अगर उसको ऐसे ही इस कल्चर को रहना है, वो सिर्फ कैलाशी ही कर सकते, ना तो सरकार उसको बचा सकता है, ना कोई और UN आके बचा सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि कैलाश को खुद ही ओन करना पड़ेगा, अपने कल्चर को खुद ही, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने ही कल्चर में, जैसे कि अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं खुद जॉब करती हूँ मुख्तलिफ सिटीज़ में, तो अगर आप वहाँ से निकलते नहीं हो तो उसके अंदर रहकर आप कुछ कर नहीं सकते टेक्नोलॉजी के दौर में। जैसे आप बुनेर से आके इधर बैठे हुए हैं, मैं कैलाश से आके इधर बैठे हुई हूँ। अगर आप अपने घर से निकलते नहीं हो तो आप कुछ लर्न नहीं कर जाते हो। तो जब आप घर से निकलते हो तो फिर आपसे कुछ ना कुछ छूट जाता है, बीच में पीछे छूट जाता है, आपका कल्चर भी छूट सकता है, बहुत सारी चीज़ें छूट सकते हैं। तो कैलाश को बचाने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कैलाश को बचाने के लिए उनके अपने लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, उनको खुद ऑन करना पड़ेगा इस कल्चर को, और खुद ही इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये आप लोगों के सामने एग्जांपल पंजाब की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, बलूचिस्तान की है, सिंध की है। सिंध तो खैर फिर भी अच्छा है, ज़ुबान और उनका सब कुछ प्रिजर्व है, वो ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमारा तो सभी बिगड़ गया। मतलब
अगर आपके सामने मैं पश्तो बोलूँ तो मेरी पश्तो शायद इतनी वो पश्तो ना हो। वो तो मेरी भी ऐसा ही है। मैं जब टिपिकल कैलाशी पे आती हूँ, मेरे द ग्रैंडफादर के 3-4 सॉन्ग्स है मेरे पास जिसके ट्रांसलेशन आज तक मैं नहीं कर पा रही हूँ कि इसकी मतलब क्या है। क्योंकि हाँ, हमारी भी जुबान में बहुत फ़र्क आ गया है ना, बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आ गया है, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो है ये देखा, जब मैं नेशनल ज्योग्राफिक में थी ना 2018 में, तो मुझे वहाँ पे पता चला था कि 18 दिन बाद पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ी लैंग्वेज गायब हो जाती है। 18 दिन बाद? और 18 दिन बाद, और हर 18 दिन बाद। और गायब इस तरह से नहीं होती कि हम कि बिल्कुल वैनिश हो गए, गायब हो गए। गायब किस तरह होती है? अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, सही है। आपको क्या लगता है मेरी उर्दू कैसी है, जिसमें अगर 5 अल्फाज उर्दू के हैं तो 6 अल्फाज अंग्रेजी के हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो जो ओरिजिनलिटी है वो पीछे रह जाती है, जो दूसरी चीज़ है वो अब बन के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो गायब हो जाती है। तो ये जो है ये चीज़ें आप जिस तरह आपने बताया, सिंध वाले तो फिर भी अच्छे हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सिंध में लोग जो है ना अपने बच्चों से कभी भी वो अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, सिंधी में ही बात करते हैं। ये पख्तूनख्वा में भी है, मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन मैं जिन लोगों को जानती हूँ उनके घरों में है वो पुश्तो में अपने बच्चों से बात करते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ पंजाब में नहीं देखी है। पंजाब में लोग जब तक अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे उनको लगता नहीं है कि वो कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, आई एम सॉरी पंजाबियों अगर कोई देख कर इस बात को ये समझते हैं तो फिर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हो सकता है सारे ऐसा ना हो, कुछ लोग ऐसा हो जो मेरी जो तजुर्बा है वो गलत हो, लेकिन उसके लिए मैं पहले से मुआज़रत चाहती हूँ। लेकिन ये एक बात है जो मैंने कह दिया है, अगर किसी को बुरा लगा है तो मुआज़रत, अपॉलॉजी। खैर कंक्लूड करेंगे। उसकी जो वजह होती है ना ज़बान ख़राब होने की, वो होती है बच्चे को जब तालीम देते हैं ना जिस ज़बान में, स्कूल में, उससे ज़बान ख़राब होती है। मसला सारा उधर ही होता है। सो थैंक यू सो मच गुल, आपका बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने वक्त निकाला तेज़ बारिश में, गर्मी में और बिजी स्केड्यूल में, सबसे बड़ी बात। और इंशाल्लाह एक पार्ट 2 भी करेंगे इस पॉडकास्ट का गाइज, और फिर उसमें जो है गुल के साथ उनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैं तो चाह रहा था कि बताएं पर्सनल स्टोरीज बताएं हॉस्टल की, लेकिन नहीं बताना चाह रही, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं, मैं बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ ये अपने स्टोरीज को, आप अभी बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरी स्टोरी क्या है और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। और हो सकता है मेरी स्टोरी किसी की मदद करे, हो सकता है मेरी स्टोरी से कोई इनकरेज हो जाए। तो लाइक हर एक की अपनी स्टोरी होती है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कुछ ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान की अपनी स्ट्रगल होती है, हर इंसान अपने लेवल का स्ट्रगल करता है, हर इंसान अपने लेवल का लड़ता है। हर एक की डिफरेंट स्टोरी होती है और बहुत मुश्किल स्टोरीज होती हैं। लेकिन ये कि मुझे भी ये लगता है कि शायद मेरी स्टोरी से किसी को फ़र्क पड़े। आई वुड डेफिनेटली वॉच फॉर इट। उसकी वजह ये है कि आप अगर जाएँ कैलाश, तो वो जो रास्ता है, वो जो दूरियाँ हैं, वहाँ पे जो आइसोलेशन है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगी ना, तो जब मैं गुल को देखता हूँ तो मैं आई सी अ स्ट्रगल इन हर। लाइक आप मुझे दिखाई देता है कि आपने स्ट्रगल किया, यू नो। तो सो प्राउड ऑफ यू एंड कीप गोइंग ऑन, स्टे सेफ, और इंशाल्लाह सी यू इन द पार्ट 2। Yeah, बाय। I hope for the best. Yeah. Thank you so much. Sparta.